वेलकम बैक गाइस। और आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, दोनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अपने आप में, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इससे क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, हिंदी में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो यह मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अगर स्टेट में है तो राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है, और मानव अधिकार कोर्ट्स भी होते हैं, यानी ह्यूमन राइट कोर्ट्स भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो गठन है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत किया गया है। क्या क्या किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल या कमीशन, ठीक है, फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कोर्ट्स। तो इन तीनों चीज़ का जो गठन है वो कहाँ से इसका आधार क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, यह 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था और 8 जनवरी 1994 को अधिनियमित हुआ था। ठीक है, मतलब ये एक्ट बनते बनते 8 जनवरी 1994 को ये एक्ट बन चुका था, लेकिन अगर कहा जाए कि पेश कब हुआ था तो 28 सितंबर 1993। इसी वजह से एक्ट का नाम में 1993 है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कब कानून बन गया था तब हम कहेंगे 8 जनवरी 1994 में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इसका सेक्शन 1 यानी कि धारा 1। धारा 1 सारे ही एक्ट का ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें उस अधिनियम या उस एक्ट का नाम बताया जाता है। ठीक है, एक्ट नेम बताया जाता है। तो एक्ट नेम हमारा क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और इसका विस्तार बताया जाता है। तो ये कहाँ तक इसकी पहुँच है? तो ऑल ओवर इंडिया तक इसकी पहुँच होती है। अब हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं जो हमको इस एक्ट में को पढ़ने में हेल्पफुल होगा। तो अगर कहीं पे भी सशस्त्र बल वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो हमारी नौसेना, सेना और वायुसेना से उसका मतलब है। कहीं पे भी अगर अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन वर्ड यूज़ होगा तो उसका मतलब यही होगा कि या तो वो केंद्रीय आयोग की अध्यक्ष की बात हो रही है या तो राज्य आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, फिर अगर कहीं पे भी मुख्य आयुक्त या फिर चीफ कमिश्नर वर्ड यूज़ किया गया है तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, दिव्यांगजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ठीक है, तो हिंदी में इसे करते हैं तो क्या दिव्यांगजन अधिकार यानी राइट्स, दिव्यांगजन अधिकार एक्ट या अधिनियम 2016। तो अगर कहीं पे भी चीफ कमिश्नर की बात आती है, लिखा हुआ हमको दिखेगा, तो इसका यह मतलब होगा कि वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त यानी कि
चीफ कमिश्नर जो हैं वो दिव्यांगजन अधिकार एक्ट के चीफ कमिश्नर की बात हो रही है। इसको ऐसे समझना ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स से क्या मतलब है? तो ह्यूमन राइट्स से मतलब है प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, तो जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली उनकी बात हो रही है, और ऐसी चीज़ें जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तय की गई हैं और भारत ने भी उस पर सहमति दी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि सेक्शन 30 जो है उसमें एक कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है, ह्यूमन राइट कोर्ट। तो अगर कहीं पे भी कोर्ट की बात होगी इस अधिनियम के तहत तो वो ह्यूमन राइट कोर्ट के बारे में बात हो रही होगी, ये हमको मान के चलना है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोवेनेंट। इंटरनेशनल कोवेनेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। ठीक है, तो देखो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी कि जनरल असेंबली द्वारा 16 सितंबर यानी 16/9/1966 ना मतलब भारत ने 16/9/1966 को कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं को अपनाया था। किस किस क्षेत्रों से? जैसे सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसे अन्य प्रसंविधा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, यानी कि देखो इंटरनेशनल कोवेनेंट मतलब क्या होता है कि एक तो होता है अपने देश के अपने कानून वगैरह होते हैं, अपने राइट्स वगैरह होते हैं, लेकिन हमको देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी इंगेज करना पड़ता है। अलग अलग उसके रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एक तरह से कोवेनेंट से मतलब संधि कह सकते हैं, ठीक है, या एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो अगर भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या एग्रीमेंट या किसी डिसीजन पे सहमति भरी है तो वो भारत में भी लागू होगी। ठीक है, मतलब भारत ने जैसे क्या है कि भारत में चलता है आपका रुपए, ठीक है, और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम को भी अपनाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मिलियन बिलियन भी बच्चों को पढ़ाते हैं ना। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इंटरनेशनल कोवेनेंट पे अपनी सहमति दी है उस चीज़ से रिलेटेड पे। ठीक है, तो उसी तरह ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी कुछ कोवेनेंट्स हैं जिस पे भारत की सहमति दी गई है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है? कहीं पे भी अगर एनसीबीसी का इस्तेमाल होगा तो इससे ये आशय है कि एनसीबीसी एक्ट 1993, ठीक है, इससे हमको ये पता चल गया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला जो एक्ट है वो 1993 में बना था। उसी तरह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है, अगर ये कहीं लिखा है तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट, ठीक है, 1992 से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कहीं पे, एक मिनट,
उसके बाद अगर कहीं पे NCPCR, ठीक है, यानी राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, अगर इसकी कहीं पे भी बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत बातें की जा रही हैं। उसी तरह NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो अगर कहीं ये लिखा है तो उसका अभिप्राय यह है कि संविधान के आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। और NCST अगर कहीं लिखा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसका मतलब है कि जो संविधान के 338 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो। ओके गाइस, फिर उसके बाद NCW एक और देखना था, NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। फिर अगर कहीं लोक सेवक लिखा है तो इसका वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 में लिखा हुआ है। तो ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस थे जिनकी शायद ज़रूरत पड़ सकती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर ठीक है, ये इस एक्ट के सेक्शन यानी धारा 3 में मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो अब देखो कि इस आयोग में टोटल कितने सदस्य होंगे। तो पहली बात, अगर ऐसे मोटा मोटी देख लिया जाए तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक चेयरमैन होता है और 12 मेंबर्स होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन है। तो देखो, जो मेरा अध्यक्ष है वो कौन हो सकता है? तो वो पहली बात सुप्रीम कोर्ट का XCGI हो सकता है, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या उच्चतम न्यायालय का अन्य कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है, या फिर एक्स जस्टिस, ठीक है, यानी या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज जो अब रिटायर हो चुका है, ठीक है। एक्स मीन्स क्या? रिटायर्ड, ठीक है। एक्स वो वाला एक्स, अपने एक्स को मत सोचने लगना। तो ये हो गया मेरे अध्यक्ष की क्राइटेरिया कि अध्यक्ष कौन हो सकता है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ या फिर जज। फिर उसके बाद देखो, अब एक हो गए मेरे चेयरमैन प्लस एक होंगे कौन, सॉरी गाइस, ठीक है, हाँ, एक हो गए मेरे अध्यक्ष और फिर एक सदस्य जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, ठीक है। यानी कि देखो, अध्यक्ष जो है वो तो XCGI हो गया, ठीक है, लेकिन अब एक सदस्य ऐसा हमको रखना पड़ेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, मतलब कि करंट और रिटायर्ड जस्टिस, क्या ही लिखना, जज ही लिखते हैं, ठीक है, बस मेन जज नहीं होगा। तो ये उर्दू लिख रहे हैं क्या? पेन इसका सही नहीं है इस समय थोड़ा,
ठीक, जज, ठीक है। तो या तो करंट या तो रिटायर्ड जज, यानी एक तो मेरा पहला चेयरमैन हो गए हैं जो रिटायर्ड सीजीआई या जज हो सकते हैं, फिर उसके बाद एक करंट जज या रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सदस्य आते हैं हमारे, वो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हैं या रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हैं ये हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज करंट और रिटायर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है, और वो भी चीफ जज रहे हैं, ठीक है। 3 सदस्य, उसके बाद देखो फिर 3 मेंबर्स और आते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें से कम एक सदस्य का, जिसमें से एक महिला होना कंपल्सरी, ठीक है। 3 सदस्य जिनमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें ह्यूमन राइट से संबंधित विषयों का ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है। ऐसे लोग, यानी अभी देखो शुरू के 3 जो थे वो कोर्ट के बैकग्राउंड से आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब ये जो 3 हैं इनका बैकग्राउंड होना चाहिए, इनकी स्पेशलिटी ह्यूमन राइट्स से जुड़े चीज़ों में ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब क्या है, उसके बाद देखो कौन कौन आते हैं। ये तो ऐसे हो गया, कितने हो गए मेरे, 3 3 6, देखो 6 तो यहाँ पे किसी न किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो गए जिनको हमने रख लिया, कोर्ट के और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड स्पेशलिस्ट मेरे 6 हो चुके हैं। अब देखो इसके बाद अब किसकी किसकी ज़रूरत होगी। तो पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। फिर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि NCSC, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन सब के अध्यक्षों का होना जरूरी है, ठीक है, मतलब मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी कि कमीशन फॉर, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो अभी 6 उधर थे, फिर देखो 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हो गए, 12। लेकिन ये तो चेयरमैन को लेके 12 हुए, लेकिन हमने तो कहा था कि एक होगा चेयरमैन और 12 अन्य सदस्य होंगे, तो 12वां सदस्य कौन मिसिंग है। तो इसमें एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी, और वो था दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त, ठीक है, यानी चीफ कमिश्नर फॉर या ऑफ दिव्यांगजन, ठीक है। तो ऐसे करके हमें हमारे 12 मेंबर्स और एक चेयरमैन मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद अभी 1 + 12 मिलके ये सदस्य हो चुके हैं, ठीक है। किसके सदस्य हो चुके हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। लेकिन इनके अलावा एक महासचिव, क्या राइटिंग है, भी होगा, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल भी होगा, ठीक है। तो ये जो है ये कमीशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, ठीक है, एक तरह से CEO समझ लिया जाए। और यह
किसके अंडर में रहेगा? ये रहेगा तो अध्यक्ष के ही अंडर में, ठीक है। तो यह अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए आयोग की सभी प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, यानी फाइनेंशियल शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है देखने को हमें मिल जाएगा? वो हमें मिल जाएगा दिल्ली में देखने को, ठीक है गाइस। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 4। अभी तक हम सेक्शन 3 देख रहे थे, ठीक है, कि जो मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में और उसमें कौन कौन है। अब हम सेक्शन 4 पे चलते हैं और सेक्शन 4 बात करता है अध्यक्ष और जो सदस्य, जो अभी हमने धारा 3 में देखा था, उनकी नियुक्ति, यानी सेक्शन 4 जो है वो हमारा अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अपॉइंट कौन करेगा? अगर सीधे सीधे देखा जाए, ज़्यादा तिगड़म ना बतियाते हुए, तो इनकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट भी जो करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो एक समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर करेंगे, ठीक है। यानी कि एक काउंसिल होगा जो कि प्रेसिडेंट को कहेगा कि फलाने व्यक्ति को आप ह्यूमन राइट काउंसिल का अध्यक्ष बनाइए, तो प्रेसिडेंट उसको बना देंगे। तो इस काउंसिल में वो कौन लोग होंगे जो इस चीज़ को प्रेसिडेंट को बताएंगे, मिल के प्रेसिडेंट को बताएंगे? तो इस काउंसिल में टोटल 6 लोग होंगे, ठीक है। 6 मेंबर्स होंगे इस काउंसिल में जो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि किसको किसको नियुक्त करना है। तो पहले जो हैं वो हमारे होंगे प्राइम मिनिस्टर सर। सेकंड व्यक्ति जो सलाह देगा, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर तीसरा कौन देगा? होम मिनिस्टर, भारत के गृह मंत्री। चौथा कौन होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन LOP, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी लोकसभा के, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, कौन? उपसभापति। और छठवां जो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, ठीक है। तो इन 6 लोगों का बना काउंसिल वो जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा अपॉइंटमेंट से जुड़ी चीज़ों पे, ठीक है। अच्छा, एक और नोट वाली बात यह है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी बैठा हुआ न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अरे ये क्या बोल दिए? ठीक है, समझते हैं क्या बोल दिए। क्योंकि हमने देखा था ना कि ह्यूमन राइट काउंसिल्स में कुछ जज वगैरह लोग थे, ठीक है। तो अगर कोई, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन मेंबर हो सकता है, तो कुछ केसेस में था कि जो करंट जज हों, ठीक है, या फिर रिटायर्ड जज हों, दोनों बैठ सकते थे, इन दोनों में से जो भी उनका स्थिति हो। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी न्यायाधीश है, ठीक है, या कोई न्यायमूर्ति है, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है, तो अगर उसको ह्यूमन राइट काउंसिल में जाना है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर CJI परमिशन नहीं देंगे तो आप नहीं जा पाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जैसे कि मान लो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया प्रेसिडेंट को, तो लेकिन उस व्यक्ति को NOC देनी पड़ेगी CJI के तरफ से प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं
सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है कि देखो, मतलब सेक्शन 5 रिलेटेड है बेसिकली रेजिग्नेशन से और इम्पीचमेंट से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट से रिलेटेड। तो अब समझते हैं क्या है। अगर जैसे कि कोई अध्यक्ष है या ह्यूमन राइट काउंसिल का कोई मेंबर है, उसको अगर रिज़ाइन करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के भेज देगा और वो रिज़ाइन कर सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई कदाचार साबित हो जाए या असमर्थता साबित हो जाए, तो इस आधार पर राष्ट्रपति आदेश दे के भी, ठीक है, यानी बाय ऑर्डर या फिर इम्पीच कर सकते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो अच्छा, वो आदेश दे के तो हटा सकते हैं, लेकिन उस आदेश देने का भी आधार यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रक्रिया, मतलब कि जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, और उस रिपोर्ट के आधार पे, मतलब प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट बनेगी कि देखो हटाने का ये आधार है, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है कि नहीं वगैरह देखा जाएगा। अगर है तो फिर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है जिसके तहत हटाया जा सकता है बाय ऑर्डर। तो जैसे अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य बैंकरप्ट हो जाए, यानी दिवालिया हो जाए, ठीक है, अपने कार्यकाल में अपने पद के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, मतलब एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, कि कहीं और से भी पैसा, यानी कोई पद पे है जिस पे उसको सैलरी मिल रही हो, ठीक है, या फिर वो मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, ठीक है, या विकृतचित है और सक्षम न्यायालय में की ऐसी घोषणा विद्यमान है, या फिर उसके खिलाफ कोई केस है जिसमें वो कन्विक्ट हो चुका है, उसका दोष सिद्ध हो चुका है। तो सेक्शन 5 जो है वो रेजिग्नेशन से रिलेटेड है, ओके। फिर हम देखते हैं इनका कार्यकाल, ठीक है। तो जो सेक्शन 6 है वो इन लोगों के टेन्योर से रिलेटेड है कि इनका कार्यकाल क्या होगा। तो जो अध्यक्ष है और जो अन्य सदस्य हैं, ठीक है, ये 3 इयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, या फिर 70 साल की एज, ठीक है, 70 ईयर इनकी एज हो जाए तब तक यह काबिज हो सकते हैं इस पद पे, ठीक है। तो या तो 3 साल पूरा कर लें, ठीक है, या फिर पहले 70 साल के हो जाएं, जो पहले आएगा उस हिसाब से इनका कार्यकाल तय कर दिया जाएगा। लेकिन जब 3 साल इन्होंने एक बार 3 साल की सेवा दे दी है और अभी ये 70 साल के नहीं हैं, तो ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जैसे हमने देखा था शायद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, अगर आप एक बार बन गए हो वहाँ के अध्यक्ष, तो फिर आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट जो है वो अलाउड है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि कोई भी अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर, ठीक है, वो भारत सरकार के अंडर या किसी भी राज्य सरकार के अंडर किसी भी और जगह पे नियोजन के लिए पात्र नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि वो गवर्नमेंट के लिए फिर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 6 कहता है। सेक्शन 7 क्या कहता है, लेट्स सी। हमारा सेक्शन 7 कहता है कि अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से, किसी भी कारण से, ठीक है, वो जो चेयर है वो वैकेंट हो जाती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो हैं वो एक अधिसूचना द्वारा
सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए कह सकते हैं जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। ठीक है, तो सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट someone from the members as chairman till new chairman is not decided। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 7। फिर उसके बाद हम देखते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्त। ठीक है, तो सेक्शन 8 क्या है, तो छोटा सा ही सेक्शन है। सेक्शन 8 कहता है ना कि अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में, ठीक है, तथा सेवा तथा शर्तों से उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये तो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। फिर हम देखते हैं, अब तो कुछ सेक्शन स्किप करके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं जो कि सेक्शन 12 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि कमीशन के कार्य बताए गए हैं। ठीक है, कि कमीशन के कृत्य क्या होंगे, कमीशन क्या क्या करेगा। तो देखो आयोग जो है वह स्वप्रेरणा से यानी खुद से, ठीक है, या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे मानव अधिकार का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत के बारे में जांच करेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है, तो और किसके द्वारा हुए हैं। देखो ह्यूमन राइट तो वायलेट होना ही नहीं चाहिए किसी का भी, लेकिन अगर किसी लोक अधिकारी के द्वारा ह्यूमन राइट वायलेट कर दिए गए हैं, ठीक है, तो या तो जो कमीशन है वो खुद से, जिसको क्या बोलते हैं कि खुद से स्वसंज्ञान जिसको बोलते हैं, खुद से संज्ञान ले लेना। तो ऐसे केसेस में अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है तो या तो कमीशन खुद से संज्ञान ले सकता है, या तो पीड़ित व्यक्ति खुद शिकायत करे, या पीड़ित व्यक्ति का कोई संबंधी ही शिकायत कर दे। तो ऐसी केसेस की जो जांच है वो करने का कार्य किसका है, ह्यूमन राइट कमीशन का है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी भी कोर्ट में, ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी कोर्ट में कोई भी कार्रवाई जो है जिसमें ह्यूमन राइट के वायलेशन का कोई भी जिक्र है, ठीक है, तो उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करेगा। तो जैसे क्या कि मान लो कोई नॉर्मल कोर्ट में ही कोई केस चल रहा है, ठीक है, अब उस केस में पता चलता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन का भी एंगल आ गया है, तो उस केस में वो जो कोर्ट है वो ह्यूमन राइट कमीशन को बुलाएगा कि देखो इसमें ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड चीज़ें वायलेट की गई हैं, इसकी थोड़ी आप भी जांच करें। मतलब कि ह्यूमन राइट कमीशन कर सकता है लेकिन कोर्ट के आग्रह पर। ठीक है, तो ये सेक्शन 12 का ये भी एक काम है, मतलब कि हम लोग काम ही तो देख रहे हैं कमीशन के। फिर उसके बाद और इनके ये लोग और इनका कहाँ कहाँ तक ये देखते हैं, तो देखो जेल में या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हो सकते हों, ठीक है, तो जहाँ व्यक्ति या फिर हॉस्पिटल हो जहाँ व्यक्ति उपचार या फिर कोई वो रिहैबिलिटेशन वाली जगहें हों, तो जहाँ पे भी, या फिर मेंटल हॉस्पिटल हो, तो जहाँ भी व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए लाए जाते हैं, ऐसी जगहों का निरीक्षण कौन करेगा, तो कमीशन करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, निरीक्षण करने के बाद वो गवर्नमेंट को सिफारिशें देगा, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा
कि देखिए यहाँ पे इन जेलों में ये हो रहा है तो आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए, ठीक है, से रिलेटेड काम इनका होता है। फिर उसके बाद अगर संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा, ठीक है, ये भी उसका काम है कि ह्यूमन राइट्स लोगों के और कैसे बेहतर हों और वायलेट ना होने पाएँ, इसके लिए जो जो प्रबंध किए जाने चाहिए वो सजेस्ट करने का काम किसका है, ह्यूमन राइट काउंसिल का है, ठीक है। फिर बेसिकली यही सब चीज़ें हैं और कुछ है नहीं, कि जहाँ पे भी, जहाँ चाहे कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस जगह को देखने का काम किसका है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का है, ठीक है। तो अभी तो हमने देख लिया कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं सेक्शन 12 में। अब हम सेक्शन 13 में क्या देखने वाले हैं कि इनकी शक्तियाँ, ठीक है, इनके कार्य हमने जान लिए। अब पावर ऑफ कमीशन देखते हैं। तो देखो, आयोग को यानी इस कमीशन को इस एक्ट के अंतर्गत शिकायतों के बारे में जांच करते समय सिविल न्यायालय, ठीक है, यानी कि जो सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट के सारे पावर्स इनके पास हैं। अगर इनके पास कोई शिकायत आई है ह्यूमन राइट वायलेशन की तो उसकी जांच करते समय एक कोर्ट के पास जो जो पावर होती है वो सारी पावर इस कमीशन को भी होगी। तो अब क्या क्या है वो पावर, तो देखो, जितने भी विटनेस उनको समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनका परीक्षण करना, ठीक है। फिर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पेश करने के लिए कहना। फिर शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। किसी न्यायालय या कार्यालय में कोई भी दस्तावेज हैं उनकी प्रतिलिपि या उनकी कॉपी मंगवाना, मतलब उनको कोई कोर्ट मना नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने कोर्ट से भी मांग लिया कि हमको किसी चीज़ की कोई अभिलेख चाहिए या कोई प्रतिलिपि चाहिए किसी चीज़ की, तो वो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आयोग के समक्ष जितनी भी कार्रवाई है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS 2023 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा और आयोग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लिए सिविल न्यायालय समझा जाए। जांच के दौरान या पश्चात कार्रवाई, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है कि जो कमीशन है वो किसी भी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण होने पर शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को नुकसान प्रदान करने की सिफारिश कर सकेगा, ठीक है। यानी कि कोई लोक अधिकारी है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर उसने किसी का ह्यूमन राइट को वायलेट कर दिया है तो उस केस में उस पीड़ित को या उसके परिवार को आपको जुर्माना या नुकसान जो भी उसका हुआ है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक कॉपी, ठीक है, अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 महीने के अंदर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि कोई मामला आया, कमीशन के पास कोई मामला आया, अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई उस मामले पे, ठीक है, रिपोर्ट बना ली। उस रिपोर्ट के बाद यहाँ पे नीचे में उसने अपनी सिफारिशें भी लिखी, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है वो जहाँ पे भी ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है, जिस डिपार्टमेंट ने किया है या जिस सरकार ने किया है, उसको यह रिपोर्ट भेजेगा अपनी रिकमेंडेशन के साथ। और उस रिपोर्ट के भेजने के 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर सरकार को या जिसे भी ये रिपोर्ट भेजी गई है उसको आयोग को वापस बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है, आयोग जो है वो संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका टिप्पणी, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट सरकार ने या फिर अधिकारी ने भेजी, फिर वो अपनी कमीशन अपनी रिपोर्ट के आधार पर जो भी चीज़ निर्णय करेगा उस चीज़ को वो प्रकाशित कर देगा। तो ये था सेक्शन 18 हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 19 क्या है। सेक्शन 19 रिलेटेड है सशस्त्र बलों से। ठीक है, यानी कि कमीशन जो है वो सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगेगा। मतलब कि मान लो कि कमीशन के पास, ठीक है, कमीशन के पास ये कहीं से शिकायत आती है, ठीक है, कि मान लो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के किसी जवान ने या किसी अधिकारी ने किसी के साथ ह्यूमन राइट वायलेट कर दिया, तो अब जो है ये जो कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, वो रिपोर्ट मांगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमको बताओ कि ये जो मामला है सीआरपीएफ से रिलेटेड, इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कही जा रही है, इस पे तुम्हारा क्या कहना है, मुझे रिपोर्ट भेजो। ठीक है, तो अब क्या है कि केंद्रीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 माह के भीतर सूचित करेगी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है कमीशन को सौंपेगी। ठीक है, अब आयोग जो है केंद्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। ठीक है, और आयोग जो है वो प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो देखो फिर वही था, सीआरपीएफ ने वायलेट किया, मान लो, कभी करते नहीं, ये लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं, मान लो कभी ऐसा एग्जाम्पल के लिए कुछ किया, तो अब ये मामले की जो जांच है और उसका रिकमेंडेशन वगैरह इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी कि बताइए क्यों न हम इस अधिकारी को सस्पेंड करें। ठीक है, और अपने सारे रिकमेंडेशंस वगैरह दे के, तो फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने में ये रिपोर्ट कमीशन को भेजेगी। फिर कमीशन इस रिपोर्ट के आधार पर वो सोचेगी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो इसको पब्लिश करेगी, और इसी पब्लिश की एक कॉपी जो है वो उस पीड़ित व्यक्ति को भी दिया जाएगा कि देखो तुम्हारे केस में ये कार्रवाई की गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 20 की तरफ। सेक्शन 20 क्या है, ये कहता है कि जो कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो भी संबंधित स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको एनुअल रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 20 जो है वो ये कहता है कि ये आयोग जो है वो एनुअल रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे मतलब रिवीजन वाले तथ्य क्या हैं कि एक अध्यक्ष होता है, 12 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर आयोग के मेंबर्स में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, महिला आयोग व दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त वगैरह इसके मेंबर्स होते हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल का उम्र होता है, जो भी पहले आए। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, ये सब बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देख ली। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं सेक्शन 21। ठीक है, तो देखो सेक्शन 21 क्या है
ये कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, यानी कि स्टेट कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। अभी क्या था, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स था ना, अब हम स्टेट कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स देखेंगे। तो सेक्शन 21 यानी धारा 21 जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड है। तो अब इसमें भी फिर से देख लेते हैं कौन कौन होगा। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। अब ये जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल जज भी रहेगा तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो अध्यक्ष का तो ये क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद एक और सदस्य, एक और मेंबर होगा जो किसी हाई कोर्ट का या तो जज है, या तो हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, या वो जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, ठीक है, या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, ठीक है, या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, कम से कम 7 साल तक का अनुभव है उसके पास। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जज होगा उसके पास कम से कम 7 साल का अनुभव होना कंपलसरी है, ठीक है। तो वो भी मेंबर हो सकता है। फिर एक सदस्य और होगा जो कि मानव अधिकार के संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, याद करो कि उधर हम लोग देख रहे थे कि एक अध्यक्ष था, फिर एक सदस्य था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सदस्य, लेकिन इसमें वो जो 3 सदस्य जिसमें एक महिला वाला था वो वैसा तो अभी तो कोई सीन नहीं दिखा हम लोग को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस हो गया जो ध्यान देने की बात है। ह्यूमन नेशनल कमीशन में एक सदस्य में एक महिला वाला कैटेगरी भी था जिसमें कंपलसरी था कि उस 3 सदस्य में एक का महिला होना आवश्यक था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। एक सेक्रेटरी भी होगा इनका, ठीक है, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, ठीक है। फिर राज्य आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, हेडक्वार्टर, जहाँ पे भी राज्य सरकार चाहेगी वहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, राज्य जो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, तो वो अब जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो हमारा शेड्यूल 7 है, ठीक है, उस मतलब कि वो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट वाला, ठीक है, उसकी सूची नंबर 2 और 3 में दिए गए जितने भी विषय हैं सिर्फ उस पे ही वो एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो क्योंकि स्टेट का है ना, तो ऑफकोर्स हर चीज़ पर कुछ तो लिमिटेशन होगा। वो अपने राज्य में जो भी सूची 2 और 3 शेड्यूल 7 के अंतर्गत चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों पे स्टेट कमीशन एक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी है 2 या 2 से अधिक सरकारें स्टेट कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति के साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य भी नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरी में क्या है कि दिल्ली को छोड़ के अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी द्वारा किए जा रहे ह्यूमन राइट्स से संबंधित कार्यों के आदेश द्वारा ऐसे आयोग को सौंप सकेगी, तो केंद्र सरकार, ठीक है। और फिर दिल्ली यूनियन टेरिटरी की दशा में मानव अधिकार से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ये तो थोड़ा हमको भी क्लियर नहीं है, इसको भी किसी और में क्लियर कर दिया जाएगा या फिर उतना ये इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना इम्पॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और कितने मेंबर्स और किस फील्ड से आते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 22, ठीक है, राज्य आयोग के अध्यक्ष, और मतलब ये अपॉइंटमेंट वाला है, ठीक है। एक बार नेशनल वाला पढ़ लो तो स्टेट तो उसी के तरह से ही कहीं ना कहीं रहता है। तो अब अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल में करते थे राष्ट्रपति, यहाँ करेंगे गवर्नर,
तो गवर्नर जो हैं वो भी करेंगे, तो उनको भी कुछ काउंसिल से सलाह पे ही करेंगे। तो उस काउंसिल में कौन होगा? तो देखो चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, फिर विधानसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है, फिर उस राज्य का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, ठीक, फिर उसके बाद विधानसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर उस राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का अध्यक्ष और उसका लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो सेक्शन 22 भी वी हैव सीन। सेक्शन 23 पे आते हैं, ठीक है। सेक्शन 23 क्या कहता है? ये आपका रेजिग्नेशन वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें ये इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे रेजिग्नेशन जो है वो हम देते थे किसको? प्रेसिडेंट को दिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन तो गवर्नर को ही देगा, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन अगर उसको हटाना है आदेश दे के, या फिर कहा जाए अगर किसी को इम्पीच करना है राज्य आयोग के किसी मेंबर को, तो वो तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। रेजिग्नेशन जाएगा गवर्नर को, लेकिन इम्पीचमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, और फिर वही सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया देखेगा कि क्या है क्या नहीं। बाकी इसके अलावा दिवालिया होने पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण करने पे, या फिर कोई क्रिमिनल केस प्रूव हो गया और उसमें सजा याफ्ता हो गए हो, इन सब केसेस में भी प्रेसिडेंट उनको बाई ऑर्डर हटा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं राज्य आयोग, सेक्शन 24 पहले लिखते हैं। सेक्शन 24 यार, और ये रिलेटेड है कार्यकाल से, टेन्योर से, स्टेट वालों का। तो इनका भी वही है, 3 साल या 70 साल की आयु, ठीक है, और री अपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होंगे, लेकिन राज्य सरकार के लिए फिर कभी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सेक्शन 24 अपना हो गया। सेक्शन 25 क्या है कि अगर अध्यक्ष की किसी भी हालत में मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में सेक्शन 25 ये कहता है कि तो उस केस में जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है, वो बाकी मेंबर्स में से ही किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर जो अध्यक्ष हैं वो अवकाश पे गए हैं, ठीक है, छुट्टी पे गए हैं, तो उस केस में भी कोई मेंबर में से ही कुछ समय के लिए, जब तक उनकी अवकाश नहीं खत्म होती है, एज अ चेयरमैन एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन 26 की ओर चलते हैं। तो सेक्शन 26 कहता है राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्त, ये धारा 26 में बताई गई है। तो अच्छा, ये तो फिर एक वही जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाला था कि किसी भी अध्यक्ष या सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा और शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या था कि ये जो राज्य आयोग है ना, ये भी एनुअल रिपोर्ट सौंपा करेंगी, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट सौंपेंगी। उसमें हर चीज़ की, किस चीज़ पे क्या कारण प्रस्तुत किया गया, किस वजह से स्वीकार किया गया, किस वजह से अस्वीकार किया गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद अब ये सब तो हो गया, अब एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है हमको इसमें। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है मानव अधिकार, ठीक है, सेक्शन 30। अभी तक हम लोग ह्यूमन राइट वायलेशन तो जान रहे थे, अब हम देख रहे हैं मानव अधिकार हैं क्या क्या, ह्यूमन राइट, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कोर्ट के बारे में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है।
ह्यूमन राइट कोड जो है वो सेक्शन 30 से आता है, ठीक है। तो मानव अधिकारों के वायलेशन से होने वाले अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से हर जिले के किसी भी सेशन कोर्ट, ठीक है, सत्र न्यायालय, ठीक है, किसी भी सेशन कोर्ट को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। जो सेशन कोर्ट है वही ह्यूमन राइट कोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद विशेष लोक अभियोजक देखना है। फिर उसके बाद जो हमारा सेक्शन 31 है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, यानी विशेष लोक अभियोजक की। तो देखो, राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय यानी ह्यूमन राइट कोर्ट के लिए अधिसूचना द्वारा एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एक लोक अभियोजन को नियुक्त करेगी, या किसी ऐसे वकील को जिसने कम से कम 7 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहत नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना कि हमको देखना है सेक्शन 34। तो देखो, जो सेक्शन 34 है ना वो रिलेटेड है एंड ऑडिट से, ठीक है। तो देखो, आयोग जो है वो उचित अकाउंट्स को और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे फॉर्मेट में तैयार करेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के मतलब कि परामर्श करके वो जारी करेगा। पहले चीज़ ये हो गया। फिर दूसरी चीज़, अब जो अकाउंट्स हैं उनका कमीशन जो है वो क्या कराएगा, ऑडिट कराएगा, ठीक है। तो बेसिकली बस यही है यार इसमें कि सेक्शन 34 में अकाउंट्स रखना पड़ेगा अच्छे फॉर्मेट में, सीएजी को देना होगा और उसका ऑडिट कराया जाएगा। उसी तरह सेक्शन 35 जो है वो भी अकाउंट्स एंड ऑडिट से ही जुड़ा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी स्टेट ह्यूमन कमीशन काउंसिल का। तो अब वो राज्य वालों को भी यही करना होगा, अपना अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा और उसका ऑडिटिंग करवाना होगा, ठीक है। तो 34 और 35 दोनों जो हैं वो अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे सेक्शन 36 जिसको कहते हैं अपवाद। सेक्शन 36 हमें बताता है कि कमीशन के अधिकारिकता के अधीन न रहने वाले विषय कौन से होंगे, ठीक है। तो देखो, आयोग किसी भी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है, यानी कि कोई मैटर ऑलरेडी सब जुडिस हो, ठीक है, उस मामले को जब तक कोर्ट न बुलाए, ये कोर्ट कोई मामला है किसी कोर्ट में चल रहा है और अगर कोर्ट खुद न बुलाए तो ह्यूमन राइट काउंसिल ऐसे मुद्दों को नहीं छू सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी लंबित हैं, ठीक है। फिर आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिस तारीख को मानव अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, ठीक है, यानी कि अगर जिस तारीख को ह्यूमन राइट वायलेट हुए हैं, ठीक है, तो उसके 1 साल के बाद अगर उसकी अवधि 1 साल हो चुकी है तो ऐसे मामलों की भी वो जांच नहीं कर सकता। फिर उसके बाद एक और ये लास्ट है
सेक्शन 40 हमको देखना है, ठीक है, नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इस एक्ट के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे नियम बनाएगी। नियम कैसे बनाएगी? अधिसूचना जारी करके, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यदि चल रहा हो तो 30 दिन के भीतर रखा जाएगा। तो अब कोई भी नियम अगर ह्यूमन राइट काउंसिल का बना और उस समय पार्लियामेंट सेशन में है तो 30 डेज़ के अंदर उसको संसद में रखना पड़ेगा। और इसी के साथ ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो अपना ख़त्म होता है। PIL जो है जनहित याचिका, वो भी करने का सोचे थे इस वीडियो में, लेकिन ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है। आधा घंटा और खींचना पड़ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर देंगे। तो PIL नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।